बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस पाठ का जो सारांश है उसमें कुछ इस प्रकार है, क्योंकि इसमें शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की सार्थकता पर व्यंग भी है और साथ ही पाठ में बड़े भाई साहब स्वयं से 5 साल छोटे भाई के सामने आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे भाई को भी पढ़ाई के प्रति सचेत करते रहते हैं तथा आदर्शों के रूप बनने के चक्कर में वो अपना बचपन खो देते हैं, तिरोहित कर देते हैं। छोटा भाई कक्षा में अव्वल व बड़े भाई के एक ही कक्षा में बार बार फेल होने से छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति आदर कम होने लगता है, जिसका वह भरपूर प्रयोग करता है और वह खूब खेलता कूदता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड आने लगता है, जिसका बड़े भाई साहब रावण और शैतान का उदाहरण देकर उसे समझाते हैं कि अहंकार मनुष्य का नाश कर देता है। फिर लेखक उसे समझाते हैं कि जो तुम कितने भी बड़े हो जाओ पर मैं तुमसे हमेशा बड़ा रहूँगा और मेरे पास तुमसे ज़्यादा अनुभव होगा। तो वह किताबी ज्ञान और अनुभव के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हुए अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देते हैं कि अनुभव जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन जब भाई साहब तर्कों और बातों से छोटे भाई को समझाते हुए पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं तो छोटे भाई के मन का भ्रम दूर हो जाता है और वो भाई के प्रति सम्मान उसका बढ़ जाता है। ये जो कहानी का बहुत ही संक्षिप्त सारांश है, इसको आप सुनकर समझने का प्रयास करिएगा और अपने पाठ को दोबारा एक तरह से आपका रिकैप हो जाएगा। पाठ तंतारा वामीरो लीलाधर मंडलोई। ये पाठ अंडमान निकोबार की एक प्रसिद्ध लोक कथा है और इसका जो सारांश है कुछ इस प्रकार है कि पासा गांव का एक वीर तंतारा जिसके पास एक लकड़ी की तलवार थी, जिसमें लोगों का ऐसा मानना था कि उसमें दैवीय शक्ति है। गांव वालों के लिए वह आदर व सम्मान का पात्र था क्योंकि वह सबकी बहुत मदद करता था। वह दूसरे गांव की लड़की वामीरो से प्रेम करने लगता है। परंपरा ये थी कि दूसरे गांव की लड़की के साथ विवाह संभव नहीं है, ये वहाँ के गांव की एक रूढ़ी थी। विरोध स्वरूप एक दिन दंतारा ने लकड़ी की तलवार जमीन में गाड़ दी, जिससे द्वीप 2 भागों में बंट गया। दंतारा जमीन में धंस गया और वामीरो भी मर गई। बाद में दोनों गांव में जो रूढ़ियां थीं उनका अंत हो गया और विवाह संबंध होने लगे। डायरी का एक पन्ना सीताराम सेकसरिया द्वारा रचित है। स्वयं लेखक और कलकत्ता वासियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो प्रयास है उसका वर्णन इस पाठ में है। ये एक इतिहास की घटना पर आधारित है। सीताराम सेकसरिया जी की डायरी के पन्ने से निकला इतिहास का महत्वपूर्ण दिन। यूं तो हमें आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिली थी, परंतु गुलाम भारत में गांधी जी ने आज़ादी का जो जश्न मनाने का बिगुल बजाया था वह 26 जनवरी 1930 को था। पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1931 को कोलकाता वासी इस घोषित आज़ादी की सालगिरह मना रहे थे। इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि इसके लिए लोगों ने सार्वजनिक स्थल पर झंडे फहराए, जुलूस और सभाओं की तैयारी की, पूरे शहर को झंडों से सजाया गया, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने की तैयारी की गई, लोग अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर स्वयं को आज़ाद बता रहे थे। लोगों को विरोध करते देख और उसके लिए लोगों की सभाएं करते देख पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी कर रही थी, जगह जगह तैनात हो रही थी और गश्त लगा रही थी। जानकी देवी, मदालसा, बजाज, पूर्णोदास, पुरुषोत्तम दास और सुभाष बाबू सब ने सरकार के जो नोटिस जो निकला था कि आप अमुक अमुक धारा के तहत कोई भी सभा नहीं कर सकते, उसका विरोध किया, उसे खुला चैलेंज स्वीकार किया और पूर्ण रूप से इस आंदोलन में सभी ने सहयोग दिया। वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते गए और जगह जगह गिरफ्तारी हो रही थी और अंत में पूरे पाठ को अगर आप समझने का प्रयास करें तो जो तैयारी की गई थी, जो प्रयास था कि कलकत्ता वासी जो है इस आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, उसने जो 1931 में जो कलकत्ता वासियों ने भाग लेने का जो प्रयास किया, जो दृढ़ता दिखाई, उससे जो कहते हैं ना कि उनके ऊपर जो कलंक लगा था वो सही मायनों में धुल गया और उन्होंने एक अमर इतिहास रच दिया। पाठ तीसरी किस्म के शिल्पकार शैलेंद्र।
शैलेंद्र फिल्म के निर्माण से यह उजागर कर दिया था कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का है। 1966 में शैलेंद्र ने प्रदर्शित फिल्म तीसरी कसम थी, जिसे अत्यंत सार्थकता के साथ उन्होंने सेलुलाइड पे लिखी एक कविता माना गया था, क्योंकि उन्होंने बखूबी जो भी पात्र थे, चाहे वो राज कपूर हो, चाहे वहीदा रहमान हो, और जो पात्र उन्हें दिए गए थे हीरा मन और हीरा बाई का, उन्होंने बखूबी उसे अभिनीत किया था। और यह फिल्म एक सच्चा हृदय कवि ही बना सकता है। यह फिल्म बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो पैसे के लिए फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वह दर्शकों को एक सही चीज़, एक सार्थक चीज़ दिखाना चाहते थे। ये फिल्म उनके जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। तीसरी कसम कवि शैलेंद्र ने ऐसी फिल्म बनाई थी कि जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। जबकि इस फिल्म को बनाते समय राज कपूर, जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने आगाह किया था कि आपको कितनी सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका सच्चा हृदय कवि था, उसने उन्हें ये लगता था कि ये फिल्म बननी चाहिए और ऐसे बननी चाहिए, और जो उनका प्रयास था वो सफल हुआ और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी। पाठ गिन्नी का सोना रविंद्र केलकर द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में आदर्शों को व्यवहारिक रूप में अपनाने पर महत्व दिया गया है। शुद्ध सोने में तांबा मिलाने पर गिन्नी का सोना बनता है। वैसे ही लोग आदर्शों में व्यवहारिकता की मिलावट करते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल आइडलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे कम होने लगता है। गांधी जी सोने में तांबा मिलाने के स्थान पर तांबे में सोना मिलाकर तांबे की कीमत बढ़ाने के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि हम स्वयं ऊपर चढ़ें, लेकिन दूसरों को साथ लेकर। आदर्श लोग और आदर्शवादी लोग ही समाज को शाश्वत मूल्य देकर ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि उनके कारण ही जो समाज है वो रहने योग्य बना रहता है। व्यवहारवादी, सिर्फ जो व्यवहारवादी लोग होते हैं वो वैसे लोग होते हैं जो लाभ हानि देखकर ही काम करते हैं, लेकिन जो आदर्शों के साथ व्यवहारिकता को इतना मिलाते हैं जितने में उसकी चमक, जैसे कहते हैं ना, गिन्नी का सोना, इस पार्ट का नाम इसीलिए है कि सोने में गिन्नी इतना ही मिलाया जाता है ताकि सोने की शुद्धता और चमक बरकरार रखे, इतना ना हो कि उसे मिलावटी कहा जाए। तो वैसे ही जो ये पाठ है वो हमें यही संदेश देता है कि आदर्शवादी होने के साथ साथ व्यवहारिक होना भी आवश्यक है, और ज़िंदगी में आदर्शवादी होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक बने रहना भी है, क्योंकि दोनों को संतुलित करके ही हम एक समाज को शाश्वत मूल्य दे सकते हैं और एक समाज को संतुलित रूप प्रदान कर सकते हैं। फिर है झेन की देन। ये भी रविंद्र केलकर द्वारा रचित है। इसमें मनुष्यों में पड़ते तनाव के कारण और दूर करने के उपाय पर जोर दिया गया है। मनुष्य या तो अतीत या भविष्य में उलझा रहता है, जिसमें तनाव और मानसिक दबाव बढ़ जाता है। जापान के 80% लोग जीवन की तीव्र रफ्तार और प्रतिस्पर्धा के कारण मनोरोगी हो जाते हैं, यानी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जापान में अब वह जो लेखक है वो अपने मित्र के साथ एक टी सेरेमनी में जाता है, जहाँ एक बार में 3 लोगों को शांतिपूर्वक वातावरण में 2-2 घूंट चाय पीने के लिए दी जाती है। वहाँ दिमाग की रफ्तार कम होने पर वर्तमान में जीने से शांति व सुकून मिलता है। यह झेन की देन जापानियों की एक परंपरा है, जिसमें दिमाग को शांत किया जाता है, और उस जो टी सेरेमनी है उसका नाम उसे कहते हैं चा नो यू। तो वहाँ पर इस पाठ द्वारा लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि 80% लोग मनोरोगी इसीलिए हैं क्योंकि वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, और वो 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो स्पीड इंजन की तरह उनका दिमाग काम करता है और वो मनोरोगी हो जाते हैं। तो ये जो परंपरा है झेन की देन, उससे दिमाग को शांत किया जाता है। और जैसे जो इसका जो अगर कहा जाए कि एक संदेश जो हमें मिलता है वो यही है कि जो कुछ है वो आज है, तो आज में जीना महत्वपूर्ण है। भविष्य और भूत की चिंता छोड़कर आज पर कार्य करना चाहिए, तभी आप इस तरह के रोगों से बचे रह सकते हैं। और जो उनकी परंपरा है झेंगी देन, उससे दिमाग को शांत किया जाता है और आने वाले समय के लिए तैयार किया जाता है। ये उनकी बहुत ही अच्छी परंपरा है, जिसके बारे में रविंद्र केलकर ने इस पाठ में लिखा।
पाठ कारतूस हबीब तनवीर द्वारा लिखा है गया है। ये पाठ जांबाज देशभक्त वज़ीर अली के कारनामों का वर्णन करता है। और वज़ीर अली असफ़ुद्दौला का बेटा है और शहादत अली जो है वो वज़ीर अली का चाचा है। तो वज़ीर अली पर आधारित है ये, एकांकी है, यानी वन एक्ट प्ले है ये। वज़ीर अली अंग्रेज़ों की हुकूमत समाप्त करना चाहता था, वो अंग्रेज़ों से बहुत नफ़रत करता था, अंग्रेज़ों से वो भारत से निकालना चाहता था। वो अंग्रेज़ भी उसका लोहा मानते थे, क्योंकि वह जो इतना जांबाज़ था, तो उसकी वजह से उसे रॉबिन हुड की संज्ञा देते थे। और वो अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए वह अफ़गानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बुलाता है। वो एक बार वज़ीर अली जब नेपाल जा रहा था, तो उसके कारतूस ख़त्म हो जाते हैं। तब वह अकेला कर्नल के खेमे में घोड़े पर सवार होकर आता है और चालाकी से कर्नल से कारतूस लेकर जाने लगता है। और जाते वक्त कर्नल के पूछने पर वह अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं वज़ीर अली हूँ। और कर्नल यह सुनकर हक्का बक्का उसे देखता रह जाता है।